Sir, am I audible to everyone? Okay. सर चैट बॉक्स तो आपने ऑफ करके रखा है ना? ओके बढ़िया बच्चों, मैं चैट बॉक्स कभी ऑन नहीं रखता क्योंकि लाइव सेशन में अगर चैट बॉक्स अपन ऑन रखते हैं ना तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हो। और बेटा आज जो चैप्टर लेने वाले हैं वो ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप एक दूसरे से बातें करें तो भैया चले, समझे कि नहीं समझे? सर पेन, अच्छा ओके, अरे व्हाट आई एक्चुअली टेल यू मैन। तो चल बेटा आज शुरू किससे करने वाले हैं? सबसे पहले तो बेटा टेक्स्ट बुक लेके बैठ जा, टेक्स्ट बुक ले ले बेटा, टेक्स्ट बुक मस्ट बी विथ यू। साथ में एक आधी पेंसिल या पेन रखेगा तो बढ़िया रहेगा भैया। फटाफट फटाफट बेटा, मेक इट फास्ट प्लीज। चलो दोस्त, फाइन, बढ़िया है दोस्त, तो शुरू करते हैं। ले लिया भैया टेक्स्ट बुक आपके हाथ में, चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट 1 घंटे तक तकरीबन ये लाइव अपना 1 घंटे तो चलेगा ही चलेगा बेटा। ये चैप्टर ही ऐसा है भैया कि थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, आधा अधूरा हम नहीं छोड़ सकते। अब इस चैप्टर में बात किसकी की गई है? हाँ, सबसे पहले ये बता दूं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। माने 3 चीजों को भैया आपने को सीखना है। ओके, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स को हमको सीखना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं। अगर राइट्स है भैया तो हमारी कुछ कुछ ड्यूटीज भी है। आप लोगों ने वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें तो होती ही होती है ना मेरे भाई। तो देखने वाली चीज ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। यानी अगर किस जगह पे हमारे हक बनते हैं या कोई कोई चीज हमको भैया देश में से कंपलसरी मिलनी चाहिए तो बेटा उस देश के प्रति हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, हमारी कोई जवाबदारी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आप ये जब पढ़ोगे ना, मैं एक चीज हमेशा लोगों को बोलता हूं, ये जब चीज पढ़ोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कितने बड़े विजनरी थे। मैं हमेशा इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। और भैया ये जो कोई भी राइट्स वगैरह हमको दिए हुए हैं ना वो उन्हीं ने दिए हुए हैं। और देश हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है मेरे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। और मैं सच बताता हूं, जब ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब कितने विजनरी आदमी थे और कैसे कैसे पावर्स उन्होंने हमको देके रखे हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखेंगे। सिविक्स जब जब आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बड़ा सा बोरिंग सी चीज है यार, सर मजा नहीं आता सिविक्स में उतना। ना बेटा ऐसा नहीं है, सिविक्स भी अच्छी चीज है। हाँ मैं मानता हूं थोड़ी बोरिंग सी चीज रहती है सिविक्स, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे को नहीं लगता आपको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले प्रीफेस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा देखिए, द पर्सन बाय हिज बर्थ ओन राइट्स which are his or her basic rights which are known as human rights. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. अब बड़े ध्यान से यहां देखिएगा बेटा। ओके, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको ये 2 MCQ के लिए अंडरलाइन करना पड़ेगा। शायद पहले पैराग्राफ में नहीं होगा क्योंकि पहला पैराग्राफ ठीक ठाक वाला है, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आपको ये लाइंस, ये 2 लाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज कि भैया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 10th ऑफ दिसंबर 1948 को भैया ह्यूमन राइट्स डाले थे। इसीलिए 10th दिसंबर को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं भैया? ह्यूमन राइट्स डे के तहत अपन इसे सेलिब्रेट करते हैं। दिस थिंग इज कंप्लीटली IMP। सर ये रेड पेन अच्छी लग रही है या येलो ले लो? येलो, ओके चलो फाइन।
तो बेटा आप ये चीज बराबर ध्यान से याद रखिएगा कि भैया ये ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ दिसंबर को। क्यों 10th ऑफ दिसंबर? बिकॉज 10th ऑफ दिसंबर 1948 यही दो दिन था कि जब भैया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए थे। दैट्स व्हाई 10th दिसंबर इज नोन एज ह्यूमन राइट्स डे। बड़ा आईएमपी है, अंडरलाइन किया होगा आपने, आई होप सो। चलिए आगे चलते हैं बेटा। जब भी बैठो ऐसी चीजों में तो आपको डेफिनेटली टेक्स्ट बुक के साथ बैठना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए, फंडामेंटल राइट्स। कोई भी टीचर अगर आपको 2 मार्क के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स पूछे, नेम द फंडामेंटल राइट, तो ये 6 प्रकार के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो है भैया पूरे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स अपने को लिखने के लिए नहीं बोलते, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ कुछ राइट्स ऐसे हैं कि जिसकी शॉर्ट नोट आती है, जैसे राइट टू इक्वालिटी की शॉर्ट नोट आ जाती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो सबसे लास्ट वाला होता है, ओके राइट, तो भैया उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट वगैरह पूछ सकते हैं। तो यहां मैं जितने भी आपको आईएमपी कराऊं फंडामेंटल राइट्स, ओके, वो शॉर्ट नोट के लिए भी आपके लिए बड़े अच्छे हैं। सारी चीजें डिटेल में जाएंगे तो चलिए फटाफट से आज एटलीस्ट अपन अपने राइट्स तो जान ही लेंगे इस चैप्टर में। द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। बेटा याद रखो, ये जो कोई भी अपनी डेमोक्रेसी है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, यानी लोकशाही है यहाँ पे, कोई राजाशाही नहीं चलती यहाँ पे, ओके, कोई मोनार्की नहीं चलती यहाँ पे, ओके, या कोई कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ राज नहीं कर रही, ओके, यह एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो लोगों द्वारा चुन के भैया हम उनको बिठाते हैं, ओके। तो देखने वाली चीज क्या है, तो भैया डेमोक्रेसी जो कोई भी है वो डेमोक्रेसी प्रोटेक्टेड कब रहती है? प्रोटेक्टेड रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स हमको वाया कॉन्स्टिट्यूशन मिले हुए हैं। चलिए कौन कौन से जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, ओके, सबसे बढ़िया वाला चीज राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले मैं सब सारे के सारे पढ़ लेता हूं, बाद में शॉर्ट नोट के लिए क्या काम के वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 पे आता है राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, माने भैया शोषण के खिलाफ, ओके। आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कोई भी रिलीजन आप लिख सकते हो। कल्चरल एजुकेशन राइट्स, ओके, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी आपको दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, ओके। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर इसमें अगर देखा जाए शॉर्ट नोट के तौर पे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत आईएमपी है, राइट टू इक्वालिटी बड़ा आईएमपी है, और मुझे लगता है जहां तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये 3 ऐसे है भैया जो बार बार 9th के टीचर्स आपको अपने पेपर्स में बार बार पूछा करेंगे। तो ये 3 हमको 6 के 6 अच्छे से आने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे राइट्स हैं, इनके बारे में हमको डिटेल में पता होना ही चाहिए। लेकिन भैया अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के लिए ये 3 चीजें बड़ी आईएमपी वाली रहने वाली है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आएगा राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी से शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, तो शॉर्ट नोट जब भी पूछे शायद एग्जाम में, तो राइट टू इक्वालिटी में बेटा आपको यही लिखना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बेटा, इसीलिए चैट बॉक्स में ऑन नहीं रखता ताकि मैं डिटेल में बड़ा जाके आपको सिखा पाऊं, ओके। अच्छा, लेक्चर कैसा लगा भैया? लोग मेरे को पूछते कि सर चैट बॉक्स ऑन नहीं रखेंगे, हमको कोई डिफिकल्टी होगी, तो बेटा आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेक्चर एंड होते ही सारी के सारे कमेंट्स के आपको आंसर करूंगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे आगे कमेंट करके रखा है वो लोग जानते हैं मैं हमेशा कमेंट का आंसर करता हूं बेटा, ओके। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम थिंग। राइट टू इक्वालिटी पे चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। बहुत अच्छी चीज लिखी है, ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कितनी बढ़िया चीज लिखी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ माने न्याय के आगे, लॉ के आगे, बोलते हैं ना कायदे के आगे कोई भी बंदा कायदे से बड़ा नहीं है, नीति नियम से कोई बंदा बड़ा नहीं है, यानी मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, और देश के प्रधानमंत्री भी लॉ से बड़े नहीं है। यानी जो कानून है ना भैया, कानून सबसे बड़ा इस देश का माना जाता है। और नंबर 2 क्या लिखा है भैया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जितने भी भैया कानून हैं ये सबके ऊपर लागू होते हैं, और भैया जिसका जो कानून लागू पड़ता हो, अगर उस कानून के तहत किसी को एक्सप्लॉइट किया गया है तो उसको उतना ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया वाली लाइन लिखी है, यानी इस फर्स्ट लाइन में लिखे हैं कि इंडिया के सारे नागरिक समान है।
फिर प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, या हम हो, या और कोई हो, या हमसे भी कोई इकोनॉमिकली अगर कोई पुअर है, कोई व्यक्ति हो, सारे के सारे हमको इक्वल गिना गया है व्हेन इट कम्स टू लॉ। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ओके, कायदे के आगे भैया, कानून के आगे सारे के सारे समान हैं। कानून कभी भी किसी का कलर देख के भैया चॉइस नहीं करती भैया क्या देना है वर्डिक्ट या क्या नहीं देना है। कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज किसी को ध्यान में लिया जाता नहीं है। किसी का धर्म ध्यान में नहीं लिया जाता, किसी की कास्ट ध्यान में नहीं ली जाती, किसी का गोरा काला रंग ध्यान में नहीं लिया जाता। आप जानते हो ना गोरा काला रंग, जब ब्रिटिशर्स अपने पे राज करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो काले लोगों पे बड़े अत्याचार करते थे। अच्छा, अब देख मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप अमेरिका में जाओ तो आपको, या फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो ये सारी चीजें आपको देखने को अभी भी मिलती है, अच्छी चीज नहीं है, ओके, लेकिन अभी भी मिलती है। हमारे देश में ये सारी चीजें नहीं है, राइट, जस्ट बिकॉज वी ऑल आर इक्वल टू लॉ। ओके, चल आगे देखते हैं मेरे भाई क्या है। ओके फाइन, लॉ इज इक्वल टू ऑल फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर। इफ द एक्ट अगेंस्ट लॉ they are treated equally and are bound to the general court of law। ओके भैया, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई प्यून हो, अगर कोई भी बंदा कोई भी अगेंस्ट लॉ जाएगा तो जनरल कोर्ट ऑफ लॉ में आपको आना ही पड़ेगा। यानी पहली चीज समझ लो, इंडिया का कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो भैया कानून से बंधा हुआ ना हो, लॉ से बंधा हुआ ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी ऑफिस का चपरासी क्यों नहीं है, सबके लिए कानून सेम बना के रखा गया है। सोचो, कायदे की नजर में हम सारे के सारे, कानून की नजर में हम सारे के सारे एक समान है, ऐसा कहना वो चाहते हैं। हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेजेस। किसको प्रिविलेजेस? गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट को कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। अब कुछ कुछ प्रिविलेजेस माने मैं तुमको बता दूं, जब प्रेसिडेंट अपनी सीट पे बैठे हो, देखो बेटा इसको मैं केवल जनरल नॉलेज के थ्रू आपको ये कहना चाहता हूं, यहाँ लिखा नहीं है। ओके भैया, प्रेसिडेंट जब भी अपनी कुर्सी पे बैठे हो तो उनके ऊपर भैया कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं चल सकती उनके अगेंस्ट। हाँ, यानी कोई भी उनके, जब वो प्रेसिडेंट बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी भैया आप कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो, करना तो पड़ेगा, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होगी, लेकिन कब? जब वो प्रेसिडेंट पद से हट जाएंगे तब। दैट यू शुड रिमेंबर। आगे देखते हैं, इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस the law should be prevail equally. There should be no discrimination of specific favoritism shown to any particular person or class. किसी को फेवरिटिज्म नहीं मिलने वाला भैया। कायदे में कोई फेवरिटिज्म होता नहीं है, कायदे में देरी होती है बेटा, मैं सच बता रहा हूं। लोग बोलते हैं इंडिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है बेटा, इंडिया में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, हमारा जो कानून प्रोसीजर है वो काफी स्लो है। स्लो इसलिए बेटा कि इनोसेंट लोगों को भैया कभी भी दिक्कत नहीं होने पाए, इसलिए। हाँ, प्रोसेस थोड़ी स्लो है, वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन यार अगर आप सही हो तो मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, आपको कोई नहीं हरा सकता। भले ही आपके सामने प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट क्यों ना खड़े हो, पूरी गवर्नमेंट आपके सामने क्यों नहीं खड़ी हो, अगर आप सही हो बेटा तो आप जीतोगे। ये राइट, अपने को राइट टू इक्वालिटी हमको कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मिला हुआ है। आप सोचो कितना बड़ा पावर हमको मिला हुआ है। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसेमिनेटेड, और हर एक बंदे को लॉ उतना ही अफेक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा जितना एक बड़े आदमी को भी करता है। यानी मुकेश अंबानी जी हो, अदानी हो, या कोई रोड पे बैठा हुआ गरीब क्यों नहीं है, सबके लिए लॉ समान ही है। So simple. Okay, every person shall have equal admittance to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, and equal access to roads, lakes, uses of public wells and bathing huts. Okay, अब देखो, देखने वाली चीज क्या है कि सालों पहले ये सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था बेटा। I don't wanna drag myself into those ancient things. Okay, अब इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। Okay, लेकिन फिर भी अपने फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू इक्वालिटी में हमको ऐसा बताया गया है कि कोई भी कास्ट का बंदा, कोई भी क्रीड का बंदा कहीं हैव द इक्वल राइट, उसके पास इक्वल राइट है मेरे भाई। वो पब्लिक बात में जा सकता है, कुएं का इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे हर कोई जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी वहां जाएगा तो पब्लिक प्लेस में और कोई नहीं जा पाएगा, नहीं। मैंने बोला ना, रास्ते पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी उस जगह पे उसका भी उतना हक है जितना मुकेश अंबानी का है। आप समझिए मेरे भाई कि हमको कितना बड़ा पावर दिया गया है पब्लिक प्लेसेस के लिए, राइट।
तो ये सारी चीजें भैया हमको राइट टू इक्वालिटी में पहले से मिली हुई है. हाउएवर द स्टेट has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any specifically educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहे तो 4 लोगों के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती है इन सारी चीजों में. सबसे पहली चीज वीमेन के लिए, दूसरा बच्चों के लिए, तीसरा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जिसे अपन एससी और एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए भैया दे आर अंडर प्रिविलेज्ड. ओके, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो भैया अलग से कुछ प्रावधान कर सकती है. विमेन के लिए अगर कोई प्रावधान करना चाहे तो वो कर सकती है गवर्नमेंट. बच्चों के लिए कोई प्रावधान करना चाहे अलग से तो गवर्नमेंट कर सकती है. ओके, बट दैट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट मेरे भाई, फोर्सफुली नहीं. राइट, इसमें भी कोई फोर्स नहीं है बेटा. कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज का फोर्स आप पे नहीं करता मेरे भाई. ओके, राइट, अगर आप करना चाहो, अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा अंडर प्रिविलेज्ड है तो उसे मिलना चाहिए दोस्त. गलत क्या है उसमें. ओके, आगे देखते हैं. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज में कास्ट, क्रीड, कौन सी जगह से वो बिलोंग करता है, कौन से फैमिली से वो बिलोंग करता है, कौन सी जात पात से वो बिलोंग करता है, भैया पुरानी बातें हो गई. अब नहीं चलेगा ये सारी चीजें, अब नहीं चलने वाला ये सारी चीजें. ओके, तो सिंपल सी चीज है वो सारी की सारी चीजें, या हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट. ओके, स्टेट में जो भी हायर एजुकेशन चलता हूं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े घर के बच्चे ही वहां पढ़ेंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. राजा का लड़का पढ़ेगा तो प्रजा का लड़का भी वहां पढ़ेगा. ओके, ये गजब सा पावर भैया हमको राइट टू इक्वालिटी में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर देखे गए हैं. कितनी बढ़िया वाली चीज है आपको आज जानने को मिली, बताओ आप. ओके, दिस इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी बेटा. ओके, चल आगे चलते हैं भैया. अभी एज अ गारंटी टू द सोशल जस्टिस, बढ़िया देखो. ओके, एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and a punishable offense. Okay, बेटा untouchability, यार आज के जमाने में काहे की untouchability? कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है मेरे भाई. मैं तो कई बार लोगों को बोलता हूं कि नाम के पीछे की सरनेम हटा लोगे भैया, देश में कितने सारे दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी. हम सारे भाई हैं मेरे भाई. हाँ, वी बिलीव इन ब्रदरहुड, वी बिलीव इन यूनिटी. अगर कोई बंदा अनटचेबिलिटी, राइट, ये ब्रिटिशों के जमाने में शुरू हुई नाटक नौटंकियां है, वो आज की तारीख में अगर कोई परफॉर्म करता है मेरे भाई, तो कानून उसे खतरनाक से खतरनाक वाली सजा देगा उसको. ये पनिशेबल ऑफेंस है, कड़क सजा होने वाली है उसको. समझे, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए. छुआछूत वाली चीज आज के जमाने में मेरे भाई बिल्कुल से नहीं मेरे भाई, बिल्कुल से नहीं. ओके, titles and epithets which create artificial discrimination in the society have been removed. Okay, नाम क्या के पहले टाइटल लगते थे ना, लॉर्ड कर्जन. वाह भाई वाह मेरे भाई, कर्जन कब से लॉर्ड होने लगा मेरे भाई? लॉर्ड कर्जन, सर जॉन शॉर. सर नाम के आगे सर, मुझे डीएम भट्ट सर बुला सकते हो मेरे भाई, लेकिन नाम के आगे नहीं है, पीछे सर है यार. सर डीएम भट्ट नहीं है मेरे भाई, डीएम भट्ट सर है, सर पीछे है मेरे भाई. ओके, राइट, तो देखने वाली चीज क्या है, ये जो नाम के आगे टाइटल्स, एपिथेट्स लगाते थे ना मेरे, एडजेक्टिव्स लगाते थे. सर जंग बहादुर, अरे काहे के जंग बहादुर यार. ओके, कोई नहीं है, सब इक्वल है. कायदे की नजर में कोई जंग बहादुर नहीं है. समझे, कायदे की नजर में, कानून की नजर में सब सेम है. ये सारी चीजें हटाई गई हैं. द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नेम्स लाइक सर, दीवान जी, राय बहादुर आर रिमूव्ड. सर, दीवान जी, राय बहादुर, ये सारी चीजें हटा दी गई है. नाम के आगे पीछे लगाओ चलेगा, नाम के आगे नहीं चलने वाला मेरे भाई. ओके, चल आगे चलते हैं मेरे भाई. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इज इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरियस फील्ड्स गिव स्पेशल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. ये सारे के सारे अवार्ड मिलते हैं ना. ओके, आप अच्छा काम करोगे देश के लिए तो आपको क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई. हाँ, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला हुआ है. ओके, राइट, अभी लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भैया भारत रत्न मिला. ओके, थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहिए. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे मिलते हैं. अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है ये सारी चीजें. ओके, राइट, तो ये सारी चीजें सबको मिलनी चाहिए. पद्मश्री. ओके, तो ये सारे के सारे अवार्ड्स हैं मेरे भाई, यानी आप देश के बड़े अच्छे नागरिक हो, इसका ये सबूत है. ओके, राइट, तो ये सारे अवार्ड्स आप दे सकते हो भैया, लेकिन नाम के आगे कोई टाइटल या एपिथेट लगाने की बात करोगे तो वो नहीं चलने वाला. दैट इज क्वाइट फॉर श्योर. आगे देखते हैं.
परमवीर चक्र, वाह क्या बात है बॉस। परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड टू मिलिट्री सर्विसेज। बेटा इसे अंडरलाइन कर दें, ओके, कि भैया मिलिट्री सर्विसेज में सबसे ऊंचा वाला जो बिल्ला यहां पे लगता है ना मेरे भाई, हाँ मेडल जो यहाँ पे लगता है ना, चेस्ट पे लगता है ना भैया, गर्व जैसे बोलते हैं मेरे भाई, ओके। हाँ अपन भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना भैया, तो ये गर्व की, ये प्राइड का निशानी है ना मेरे भाई, वो परमवीर चक्र आर्मी को दिया जाता है, ओके। एडजेक्टिव्स लाइक जनरल या फिर मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज। अच्छा, हम अपने नाम के आगे सर है, राय बहादुर है, दीवान जी है, ये सारे एपिथेट्स नहीं लगा सकते, लेकिन आर्मी को ये अलाउ है, मेजर, लेफ्टिनेंट, ओके, राइट, ये सारी चीजें जो बंदा है भैया, ओके, मार्शल, ये जो सारी चीजें, फील्ड मार्शल, ये चीफ मार्शल, ये सारे नाम अगर कोई आर्मी का ऑफिसर जब तक वो ड्यूटी पे है तब तक वो ये सारे नाम अपने नाम के आगे लगा सकता है। और मैं बोलता हूं उनको अलाउ भी होना चाहिए, क्योंकि वो देश की कितनी सेवा करते हैं भैया, वो अपने घर से दूर रहते हैं, सालों तक अपने फैमिली को नहीं मिलते हैं, अपनी जान हथेली पे चलते हैं, तो दे डिजर्व इट मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं, ओके। द एम ऑफ दिस राइट टू फॉर्म an equitable society and thereby establish rule of law in India, okay। सबसे पहले हमको एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाइए जहां समाज एक स्तर पे हो, हाँ सर आप जा सकते हो, ओके, जहां समाज एक स्तर पे हो, ओके, तो इक्विटेबल सोसाइटी हमको बनानी है, ओके, और रूल ऑफ लॉ भी इंडिया में लाना है, ओके, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजंस under the law of examples. There are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juveniles माने छोटे बच्चे 18 साल या 16 साल के नीचे के बच्चे। The principle of equal pay for equal work is also a part of this article, okay। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा है, टीचर के लिए या डॉक्टर्स के लिए और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए थोड़े अलग नीति नियम बना के रखे हुए हैं, ओके। नंबर 2, इक्वल पे राइट्स। इक्वल पे राइट समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम एक लड़का कर रहा है, एक लड़की कर रही है, लेकिन लड़के को ज्यादा वेतन मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ लड़की, राइट। लड़की को बोलते कि तुम्हें कमाने की कहां जरूरत है, तुमको अगर थोड़ा कम पैसे दे देंगे, थोड़ा कम सैलरी दे देंगे तो चलेगा। क्यों? लड़की कम काम कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं, तो उसे भी इक्वल पे मिलना चाहिए। सोचो कितने विजनरी होंगे वो लोग जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतनी हेल्प की है, और कितने विजनरी होंगे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब। आप सोचो यार, ओके। तो ये देखने वाली चीज है यार, ये सारी चीजें वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखे गए हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत ना होने पाए। और आज तक तो भैया जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन आया है वहां वहां सिटीजन्स की जीत हुई है, ओके। देखते हैं क्या होता है। राइट टू फ्रीडम, नंबर 2 पे क्या आता है बेटा? राइट टू फ्रीडम। ये भी कुछ जानने वाली चीज तो बिल्कुल से है, देखते हैं, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। 6 प्रकार की फ्रीडम है अपने पास, एक प्रकार की फ्रीडम नहीं है बेटा, 6 प्रकार की फ्रीडम है हमारे पास। सबसे पहली फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने पास, ओके, एन एक्सप्रेशन। नंबर 2 है भैया टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, ओके। सो सिंपली कोई भी प्रोसेशन आप निकाल सकते हो, ओके, दैट इज, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, कोई आर्म्स लेके नहीं भैया, तलवारें या बंदूक लेके आप बाहर नहीं निकल सकते। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी घूमो फिरो मेरे भाई, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते, लेकिन पूरा इंडिया बहुत बड़ा है यार, जहां घूमना चाहो वहां घूमो, कोई बोलेगा नहीं, ओके। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अरे आपको गुजरात में बसना हो गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में रहना है महाराष्ट्र में रहो, बिहार, यूपी, हिमाचल, गोवा, जहां जाके बसना हो वहां बसो, वो इंडिया का पार्ट है। अगर इंडिया का पार्ट है तो आप भी इंडिया के पार्ट हो, कहीं पे भी जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ओके। और नंबर 6, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन आप ले सकते हो। जैसे मैंने टीचर बनने का सोचा, किसी ने डॉक्टर बनने का सोचा होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई सीए बना होगा, कोई एमबीए बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, आपके पापा शायद इंजीनियर, बैंकर वगैरह कुछ होंगे, तो आप कुछ भी प्रोफेशन में जा सकते हो, लेकिन वो लीगल होना बड़ा जरूरी है। इलीगल प्रोफेशन में आप नहीं जा सकते, वो लॉ के खिलाफ हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई, ओके फाइन। दीज राइट्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस for the overall development of personality and expression of Indian citizens for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle। ये सारी चीजें क्यों है भैया कि हम लोग सारे के सारे डेमोक्रेसी में बिल्कुल हार्मोनियस वे में, माने संप से एक दूसरे के साथ रह पाए,
ओके। और हम केवल देश को कैसे प्रॉस्पर बनाएं उसी चीज पे फोकस कर पाए, इसलिए हमको ये इतने सारी फ्रीडम देके रखी गई है और हमारी लाइफस्टाइल लोगों से बेहतरीन हो। देख यार, कोई कुछ भी बोले, मैं एक बताऊं, जो लाइफस्टाइल इंडिया की ना वो लाइफस्टाइल दुनिया में कहीं नहीं है। जितना आराम आप इंडिया में कर सकते हो, जहां घूमना फिरना, मजे करना, फैमिली बॉन्डिंग, रिलेशंस, यार ये सारी चीजें तुमको अमेरिका में नहीं मिले। हाँ पैसे हैं वहां पे, मैं ना नहीं कहता, हमसे ज्यादा पैसे बहुत सारे कंट्रीज में जाके आपको मिलेंगे मेरे भाई। पैसे कमा लोगे, रिश्ते कमाने हो या फिर लोगों को कमाना हो तो आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, इंडिया को जानना पड़ेगा। इंडिया बड़ा खूबसूरत सा देश है मेरे भाई, ओके राइट। यही तो इंडिया की खूबसूरती है, यही तो इंडिया की लाइफस्टाइल है। पैसे थोड़े कम है मेरे भाई हमारे पास, मैं मानता हूं पैसे भले ही कम होंगे, दिल बहुत बड़ा है अपना, बहुत बड़ा दिल है अपना। चलिए, द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट और टू फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। बेटा तेरा जो फ्रीडम है ना, वो किसी की पीस को खराब नहीं करना चाहिए, ओके। आप अगर किसी के भैया किसी की और की फ्रीडम को भी आप बर्बाद कर रहे हो, या किसी के वेलफेयर को अगर आप बर्बाद कर रहे हो, या किसी की पीस या किसी सिक्योरिटी को अगर आप ब्रीच कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। फ्रीडम है आपके पास, लेकिन कितनी फ्रीडम है आपके पास? आप जब तक दूसरे किसी बंदे को डिस्टर्ब ना करो तब तक आपकी फ्रीडम है, राइट। ये देखने वाली चीज है। This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. और कैसे भैया इस राइट्स को एक्सरसाइज करना है वो भी डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बताओ, अब बताओ, ओके। इतना डिटेल, मैं सच बताऊं, इतना डिटेल में किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जितना डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे भाई, ओके। दिस कैन बी एक्सप्रेस ईदर ओरली, वर्बली एंड थ्रू जेस्चर्स, but that does not provide for exercising these rights in unlimited and unrestricted manner. बेटा आपको फ्रीडम बहुत दी गई है, बहुत फ्रीडम है, 6 प्रकार की फ्रीडम है। इतनी फ्रीडम दुनिया के 90% कंट्रीज में नहीं है जितनी फ्रीडम तुम और मैं इंजॉय कर रहे हैं मेरे भाई, राइट। ये इंडिया में ही हो सकता है सारी चीजें, लेकिन बेटा साथ में याद रखो ये अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रेन्ड नहीं होने चाहिए। यानी आप बिल्कुल से केयरलेसनेस की तरह या एक्स्ट्रावेगेंस की तरह अपनी फ्रीडम को यूज करना शुरू कर दो, नहीं, ओके। बिल्कुल अनकंट्रोल्ड आपकी फ्रीडम को यूज करना शुरू कर दो ना, ये नहीं चलने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके राइट। यानी हर एक जगह पे लॉ तो होगा ही होगा, ओके। फ्रीडम मिली है तो इसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला, ओके। सर्टन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस have been stated in the constitution. कुछ limitations भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेकर्स थे वो सारे चीज जानते थे कि जब आप किसी को अनलिमिटेड फ्रीडम दे देते हो ना तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन यहां कुछ ऐसी भी चीजें लिखी गई है कि कोई अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इंजॉय करो अपनी फ्रीडम, गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बेटा कुछ भी हो जाए, आपकी फ्रीडम से इंडिया की इंटीग्रिटी यानी जो एकता है भैया, ओके, और भैया जो अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी अलग सी जो चीजें, एकता और अखंडता जो है, हाँ मेरे को मालूम पड़ा, अखंडता, एकता और अखंडता है जो इंडिया की, वो नहीं टूटनी चाहिए, ओके फाइन। सेफ्टी ऑफ द स्टेट फॉर एमिकेबल रिलेशन विथ फॉरेन नेशंस, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भैया, मॉरलिटी के ग्राउंड्स पे अगर कोई चीज अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन के ग्राउंड पे अगर कोई चीज अच्छी नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट ने आपको कुछ करने को बोला और आप बोलोगे मेरी फ्रीडम है मैं तो नहीं करूंगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं चलेगा मेरे भाई। कोर्ट ने अगर कुछ करने को आपको बोला है तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, ओके। मॉरलिटी ग्राउंड्स पे या डिसिप्लिन ग्राउंड्स पे आप कुछ भी करो तो नहीं चलने वाला, सिंपल सी चीज है, ओके। किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते आप, किसी को वायलेंस के लिए नहीं भड़का सकते। आप किसी को वायलेंस के लिए भड़का दो भैया और बंदा जाके 4 जगह जला डाले, ओके, तो आप ऐसा बोलोगे कि भाई मेरी फ्रीडम थी मैंने ऐसा किया ना, नहीं चलेगा। आप किसी को क्राइम करने के लिए प्रोवोक नहीं कर सकते। आप किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दोगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं कई बार लोगों को ऐसा बोलता हूं मेरे भाई कि कई बार हम अपनी फ्रीडम का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप उनके साथ एग्री डिसएग्री हो सकते हो, आपको वो शायद पसंद हो शायद ना पसंद हो, मैं जान सकता हूं ये सारी चीजों को,
लेकिन बेटा जिस प्रकार से उनको सोशल मीडिया पे डिफेम किया जाता है, ये अच्छी चीज नहीं है। वो तो ठीक है भैया कि अपने प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, राइट? वो जानते कि ये सारी चीजें चलती, क्या उनको नहीं मालूम कि ये सारी चीजें नाटक नौटंकी या सोशल मीडिया में लोग करते रहते हैं? लेकिन बेटा डिफेम होने के बाद भी वो बंदा वहां पे बना रहा है, समझे? आपको अगर उनसे कोई उनकी पॉलिसी से प्रॉब्लम है तो आप पॉलिसी का विरोध कर सकते हो। मोदी जी पे पर्सनल अटैक करना ये अच्छी चीज थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना सोशल मीडिया पे, आप जानते हो, राइट? सच में बताऊं तो ये डिफेमेशन ही है एक प्रकार का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं भैया कि देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके पास और भी चीजें हैं काम करने को। हम और तुम भैया यहां नल्ले बैठे हैं, वो नहीं, वो काम करते हैं भैया, समझे? तो आपके डिफरेंस हो सकते हैं मोदी जी के बारे में, ओके? ऐसा भी नहीं है कि भैया लो सर तो भक्त लगते हैं, ये भक्त भक्त की बात नहीं चलती मेरे भाई। ये भी एक प्रकार का डिफेमेशन ही है, समझे? भक्त बोलो, चमचा बोलो, ये डिफेमेशन है। लेकिन ठीक है, लोग क्या करते हैं भैया, आप रखो, उनकी पॉलिसी का विरोध कर सकते हो, उन पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। और वो भी समझो, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलतियां सबसे होती रहती है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है भैया मेरे भाई। मुझसे भी हुए, तुमसे भी हुए, तो उनसे भी होगी गलती, ओके? ये थोड़ा मान के चलना चाहिए हमको, ओके? द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज एंड ओपिनियंस पुट फोर्थ फॉर पब्लिक वेलफेयर हैज नॉट बीन सेपरेटली मेंशन। कई बार होता है पब्लिक वेलफेयर आपको करना चाहिए, और ये थोड़ा इतना सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यार आप लोगों के लिए बैठे हो ना भैया सत्ता में, तो लोगों का तो भला करना ही पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पे, राइट? और करना भी चाहिए। और मैं बोलता हूं हर गवर्नमेंट ये काम करती है भैया, ओके? हर गवर्नमेंट करती है, कोई एक गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ये करती है, करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मेरे भाई, ओके? इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन, ओके? तो राइट टू एक्सप्रेशन में भी ये सारी चीजें, हाँ, आप अपनी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन किसी को भैया ज्यादा डिफेम करके एक्सप्रेस करना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और बार बार बताना कि दीज आर माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो ना है, ये ठीक बात तो नहीं है मेरे गाइस, ये मॉरलिटी के ग्राउंड पे अच्छी चीज नहीं है, ओके? राइट? कोई आपको अगर इतना डिफेम करेगा तो क्या आपको अच्छा लगने वाला है मेरे भाई? आगे देखते हो। The latest amendments of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education। बहुत बढ़िया वाली चीज, तो अंडरलाइन कर बेटा। 2009 में एक रेवोल्यूशनरी लॉ बना था, दैट वाज फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years। यानी 14 साल के बच्चों को पढ़ना, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को स्कूल में डाला, कंपल्सरी किया गया था। इसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। कितनी बढ़िया चीज, सबको पढ़ाओ मेरे भाई। अगर इंडिया को आगे लेके जाना है तो हमको हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में बड़े सुधार करने की जरूरत है। और ऐसा ही एक बड़ा सा सुधार कब हुआ था? तो 2009 में जब ये सुधार हुआ था, कब हुआ था? जब भैया फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को लागू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये चीज लेके आए थे। बढ़िया चीज है बेटा, मैं तो प्रधानमंत्री की हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूं, सारे के सारे प्रधानमंत्री अच्छे ही होते हैं। आप उनकी जगह पे बैठ के देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना काम होता है मेरे भाई, ओके? चलिए, इफ अ पर्सन इज नॉट कन्विंस फॉर अ क्राइम then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given to the same convicted person। बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन काम की चीज है बेटा, तो बड़े ध्यान से समझो, ओके? समझने वाली चीज क्या है कि भैया एक ही बंदे को एक ही क्राइम के लिए 2 बार कन्विक्ट नहीं कर सकते आप, यानी एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। आप बोलो सर एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा कौन दे सकता है? अमेरिका देता है, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा अमेरिका में है, यहां पे नहीं है। इंडिया इज अ यूनिक कंट्री, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया लिखा है, तो यही हमारे देश की खासियत है, खूबसूरती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बढ़िया है। तो एक ही बंदे को एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते आप, ओके? अच्छा, हर एक गुनाह के लिए भी क्राइम होते रहते हैं, हर एक क्राइम के लिए एक सेंटेंस निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा की सजा आप उसको नहीं दे सकते, समझे? तो ये सारी चीजें आपको देखने चाहिए, ओके? तो जब भी भैया कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाओगे तो ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको कि भैया अगर ये क्राइम किया है
क्राइम की इंटेंसिटी इतनी है, तो ऑब्वियसली मैन आपको उसी प्रकार से उसे सेंटेंस माने के जेल में डालना पड़ेगा। ओके, नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता भैया कि आपको लाइफ और लिबर्टी से दूर किया जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कानूनी तौर पे कुछ जगह पे भैया आपकी लिबर्टी, आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत हर्ट हो सकता है, तो चलो ठीक है भैया, कुछ जगह पे, हर बार नहीं होता ये। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अच्छा, ऐसे ही नहीं है कि पुलिस आपके घर पे आ जाए और आपको अरेस्ट कर ले, नहीं कर सकती पुलिस आपको ऐसे अरेस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो पुलिस को पहले आपका समन्स बजाना पड़ेगा, वारंट बजाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। आप पे एफआईआर हुई, आपको आके बुलाना पड़ेगा, और आप उस टाइम पे अपने वकील की सलाह तक ले सकते हो मेरे भाई। आप सोचो कितने फ्रीडम आपको दिए गए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमको दी गई है भैया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इफ अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस। आप अपने चॉइस के लॉयर ला सकते हो मेरे भाई, आप अपना केस लड़ो। आपको अगर लगता है कि यू आर इनोसेंट तो आपको बिल्कुल लड़ना चाहिए, और मेक श्योर एंड द लॉ मेक श्योर अबाउट दैट कि आपको सजा नहीं होगी। अगर आप इनोसेंट है तो आप लड़ सकते हो। क्यों, क्रिमिनल्स के अपने केस नहीं लड़ते हैं, हर कोई लड़ता है मेरे भाई। ओके, अपने 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 पसंदीदा वकील को आप ला सकते हो, या पसंदीदा व्यक्ति को भैया आप अपॉइंट कर सकते हो। बताओ कौन सी गलत चीज है उसमें, राइट। तो मिला है भैया। ओके, ये अच्छी चीज है। आगे देखते हैं। एन अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विदाउट 24 आवर्स। इसको अंडरलाइन कर दे मेरे भाई, इसको अंडरलाइन कर दे, भूलना मत। ओके, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। दैट इज कंपल्सरी। आप ना लाओ नहीं चल सकता। पुलिस स्टेशन में अगर उसको अरेस्ट करके बिठाया गया है, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा, कंपल्सरी। ओके, आगे देखते हैं। ओके, एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एफोरेसाइड मैटर्स। ओके, देखने वाली चीज क्या है कि जिसको भी अरेस्ट करके किया गया है भैया, और उसका इस चीज का उल्लंघन नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे में आपको उसके मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब देखो यहां पे बहुत अच्छी चीज लिखी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन कई बार ऐसा होता है कि आपको टर्म्स के द्वारा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म। ओके, और लिखा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो बेटा क्या टर्म है, जरा ध्यान से देख लो। ओके, इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड or activity from any person, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under a preventive detention act. Okay, under a preventive detention act. अच्छा, कई बार गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये बंदा है, वो आगे जाके ये कुछ प्रकार का क्राइम कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे, अच्छा चलो थोड़ा खुल के बताता हूं, कहीं पे रैली होने वाली है, कहीं पे कोई प्रोसेशन जाने वाला है, राइट, और ऐसा पुलिस को लगे कि ये बंदा वहां जाके उत्पात मचाएगा, ये बंदा वहां जाके कोई ना कोई इनलीगल एक्टिविटी करेगा, ऐसा शक पुलिस को हो गया, गवर्नमेंट को हो गया, तो क्या करेगी पुलिस, उसके घर पे पहले ही पहुंच जाएगी। अगर प्रोसेशन 2 दिन बाद है तो वो आज ही पहुंच जाएगी और उसको डिटेंशन में ले लेगी। डिटेंशन वो जेल नहीं है, आपको खाली पुलिस स्टेशन में जाके बैठे रहना है, आपको खाना पीना सब मिलेगा वहां पर, टेंशन मत लो, मोबाइल फोन भी चला सकते हो। ओके, लेकिन भैया आप प्रोसेशन के आसपास नहीं दिख सकते, यानी जो भी वो रैली जा रही है, प्रोसेशन जा रहा है, उनके आसपास आप नहीं दिख सकते। और ये जो रूल है ना भैया, और ये जो चीज है वो इसलिए होती है कि उस बंदे ने आगे उस प्रोसेशन में या आगे किसी रैली में कोई उत्पात मचाया हुआ होता है। तो ऐसे बंदों को भैया हमको पहले से ही कंट्रोल में लेना चाहिए। तो 24 घंटे पहले ऐसे बंदों को भैया डिटेन किया जाता है। तो डिटेंशन इज नॉट अरेस्ट, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि भैया कोई क्राइम को रोकने के लिए अगर हमको डिटेंशन करना पड़े किसी व्यक्ति का तो हम कर सकते हैं। ओके, राइट, तो ये भी आप याद रखना। चलिए, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश कन्विक्ट बट टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट द स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल। भैया वो हम उसको क्रिमिनल घोषित नहीं कर रहे हैं। डिटेन हुआ बंदा माने वो क्राइम नहीं है, उसके ऊपर कोई क्राइम नहीं है मेरे भाई, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगने वाली,
लेकिन हम उसको संभवित क्राइम ना होने पाए उसके लिए हम उसको बिठा के रखते हैं, यानी क्राइम को हमने एडवांस में कंट्रोल में लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months, 3 महीनों से ज्यादा आप उस बंदे को डिटेन नहीं रख सकते। किसी भी बंदे को ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों तक डिटेन रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये भी एक देखने वाली चीज है, इसे अंडरलाइन कर लो भैया कि डिटेंशन के कायदे में भी ऐसा नियम है कि 3 महीने से ज्यादा किसी भी बंदे को आप डिटेन नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए, द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट or members of the advisory board, the state can decide the term of detention। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरवेन करती है, माने दखलंदाजी करती है, मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड भी उसमें होता है। ओके, अगर उन सबके या स्टेट उसकी टर्म डिसाइड करती है, वो बंदा कितना खतरनाक है वो केवल स्टेट को मालूम होता है, स्टेट की पुलिस को मालूम होता है। ओके, तो अगर 3 महीने से ज्यादा उसे डिटेन करना है मेरे भाई, तो आपको ये सारी परमिशन यानी एडवाइजरी बोर्ड की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा ही घातक है, इसको हम 3 महीने के बाद भी नहीं छोड़ सकते, तो भैया शायद वो डिटेंशन बढ़ सकता है। हुआ होगा पास्ट में ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो बिल्कुल से हुई होगी। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन बड़ा खतरनाक वाली चीज है, नो डाउट अबाउट दैट। चलते हैं नंबर 3 पे, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आईएमपी है, बोलो थक गए ना। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं बेटा कि सिविक्स बड़ी खतरनाक वाली चीज है मेरे भाई, लेकिन तू देख आज कितनी सारी चीजें तू सीखा। चल 2 मिनट के लिए पैंट नीचे रख दे यार। ओके, कंटिन्यूअस पढ़ता रहना जरूरी थोड़ी ना है भैया, अपन लेक्चर में जब आते हैं तो कंटिन्यूअस पढ़ाते हैं क्या, बीच में थोड़ा जोक्स बुक्स भी चलते रहते हैं। नहीं, जोक तो मेरे को आते नहीं बेटा, वरना मैं बोल देता था तुमको 1-2 जोक। ओके, शेरो शायरी भी नहीं आती मेरे को, पढ़ाने के अलावा कुछ आता नहीं मेरे को। ओके, अच्छा, लेकिन फिर भी तू देख कितनी सारी चीजें तू सीखा आज, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तू सीखा, हाँ, कितनी फ्रीडम आपको मिली हुई है, डिटेंशन का रूल कौन सा है, राइट। ओके, प्रधानमंत्री और देश का प्यून एक हिस्से माने गए हैं, राइट, और पब्लिक प्लेसेस के बारे में हम वी ऑल आर इक्वल, कितनी सारी चीजें आप तू सीखा। तो ये बेटा सीखना बड़ा जरूरी है, आपको ये सारी चीजें में सीखने में बड़ा कंटाला आता है सर यार माधु दुखवा लागी तो दुखेज बेटा, राइट। પણ તું વિચાર જ્યારે આપણા પર આવું કશું થાય કે આપણે કોઈક જગ્યાએ ફસાઈ જઈએ ને દોસ્ત, ત્યારે સિવિક્સ કામ લાગે, હા, ત્યારે જોગ્રાફી કે હિસ્ટ્રી કામ ના લાગે દોસ્ત, ઓકે, ત્યારે સિવિક્સ કામ લાગે। તો સિવિક્સ ભલે થોડું હથોડા છાપ છે, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके, પણ કામનું પણ એટલું જ છે હો દોસ્ત। ઓકે, ચલ તો वी हैव टू बिगिन विद द सेम थिंग। ओके, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established। बहुत अच्छा है भैया। ओके, हमको एक ऐसी सोसाइटी डालनी है जहां किसी का एक्सप्लोइटेशन ना हो, शोषण ना हो, कोई भी प्रकार का शोषण ना होना चाहिए। बेटा जो बंदा शोषित होता है ना वो हमेशा डिप्रेस रहता है, क्योंकि वो जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, उसको दिहाड़ी मिलनी चाहिए 500, वो दे रहा है 300, तो वो जानता है 200 रुपये कोई और खा रहा है, अपनी नजरों के सामने देख रहा है, वो तो खुश रह पाएगा वो बंदा क्या? इसके बारे में भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, चलते हैं आगे। ओके, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द राइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी, फोर्स लेबर आर बैन। ओके, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रजरी है, स्लेवरी है, लेबर फोर्स लेबर है, आपको काम नहीं करना, कोई आपको काम नहीं करवा सकता। स्लेवरी माने गुलाम नहीं बना सकता, ड्रजरी माने वेट नहीं करवा सकता आपसे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, एक रानी मुखर्जी की फिल्म थी मर्दानी, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है। ओके, राइट, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए बेटा। हाँ, ये सारी चीजें, ये इलीगल लोग हैं और बहुत खतरनाक वाले इलीगल लोग हैं भैया। तो देखने वाली चीज क्या है, ये सारी चीजें इंडिया में नहीं चलता है। अगर ऐसे गुना में आप पकड़े गए हो तो भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ओके, उसके तहत आप पे मुकदमा किया चालू।
लाइव आ पड़ी हुई यार माइक ये अनु पेलू क्या गई यार अनु पेलू क्या गई बीजू कर लेना पहला माइक कर लेना एक जैसे भी ऐसा चल चल सेंड डन चलो अरे यार माइक गिर गया यार कोई टेंशन नहीं लाइव में ये सारे नाटक नौटंकी होते रहते हैं ओके तो ये सारी चीजों का तुमको ध्यान सर एकदम अप टू डेट चैलेंज बराबर चैलेंज ओके तो ये सारी चीजों का भैया आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए आगे देखते हैं मेरे भाई ओके द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस illegal trade of children and women forced labor and imposed slavery work without pay and the old drudgery system has to be ended through this right okay ये सारी की सारी चीजों का हमको अंत करना बड़ा ही जरूरी है obviously man okay to take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages फोर्स और इम्पोज लेबर इज अ पनिशेबल एक्ट ओके बेटा किसी को भैया काम पे अगर रखो तो हर एक लेबर के कुछ ना कुछ भैया गवर्नमेंट ने रेट नक्की करके रखे हैं उस रेट से अगर आप कम रेट उसको देते हो तो आप समझ लो आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो ऐसा आपको समझ जाना चाहिए आगे देखते हैं ओके एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क ओके बढ़िया चीज है ये अंडरलाइन कर दो भैया इसे ही तो एडल्ट सफ्रेज बोलते हैं चैप्टर नंबर 8 में आपने सीखा होगा एडल्ट सफ्रेज तो ये याद रखो कि 14 साल की उम्र का कोई भी छोटा बच्चा हो तो 14 साल तक कोई बच्चा काम नहीं कर सकता ओके इन अ फैक्ट्री माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन गराज होटल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट ओके आप उसे हाउस होल्ड सर्वेंट के नाते भी नहीं रख सकते गराज होटल टी स्टॉल कहीं पे भी उसको उसके साथ काम नहीं करवा सकते अगर वो बंदा 14 साल से कम उम्र का हो तो ओके अगर आपके घर में भी कोई 14 साल के छोटा बच्चा आ रहा है मेरे भाई तो दिक्कत हो सकती है मेरे भाई डरा नहीं रहा दिक्कत हो सकती है ओके आगे देख रहा हूं ओके अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस और ये सारे के सारे कैसे बेटा पनिशेबल ऑफेंस है हमने कितनी बार चाय के गल्लों पे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस ओके नहीं चल सकता एक खतरनाक वाली चीज बताऊं खतरनाक वाली चीज क्या है कि चाइल्ड लेबर में खतरनाक तो नहीं बोलते बड़ी दुखद चीज है यार चाइल्ड लेबर में इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर इंडिया में देखे जाते हैं तो मेरे ख्याल से इस रूल को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ओके देखते हैं मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर of the state military services in any fields irrespective of religion gender caste class with or without remuneration okay mandatory services जितनी भी है भैया okay वो सर्विसेज किसी को भी मिलनी चाहिए जैसे आपातकालीन स्थिति में अगर आपको बचना है या कोरोना जैसे टाइम पे सबको बचाना था ओके या फिर किसी का एक्सीडेंट रोड पे हो गया तो 108 उसका नाम पूछ के नहीं आती उसका कास्ट उसका कलर पूछ के नहीं आती ये मैंडेटरी सर्विसेज है देश पे अगर अटैक हो जाएगा तो मिलिट्री नहीं सोचेगी कि उसके देश में कौन से लोग रह रहे हैं मिलिट्री उसको बचाएगी मेरे भाई तो ये सारी की सारी मैंडेटरी सर्विसेज है जो हमको मिलती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ओके चलिए नंबर 4 पे चलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अच्छा लिखा है हम आज के इस लेक्चर में थोड़ा लंबा हो जाएगा आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन आज के लेक्चर में भैया 6 प्रकार के राइट्स जरूर से सीख लेते हैं बेटा तो राइट सीख लेते हैं मैं समझ सकता हूँ चैप्टर थोड़ा लंबा जा रहा है मेरा माइक नीचे गिर रहा है ये सारी चीजें हो रही है मैं जानता हूँ यार ओके लेकिन क्या करे तो करे क्या मेरे भाई ओके एक आध घंटा अगर क्लास में आते हो तो नहीं पढ़ते हो बेटा तो एक आध घंटा यहाँ पे भी पढ़ लो ओके आराम से बैठे हो मम्मी चाय बाय देके जा रही है नाश्ता वास्ता देके जा रही है भैया है ओके और यहाँ पे भी देखो सर तो खड़े ही खड़े हैं और बोल ही रहे हैं चुप ही नहीं हो रहे हैं ओके चलो देखते हैं क्या होता है ओके सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन any citizen of India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same in mentioned in the provision of the Constitution of India. बेटा आपको जो धर्म रखना है वो धर्म रखो राइट आपको धर्म रखने की छूट है मेरे भाई ओके तो राइट टू रिलीजियन है यहाँ पे बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट्स एक लिमिट होती है मेरे भाई उस लिमिट को क्रॉस मत करना ओके हर एक जगह पे लिमिट होती है मेरे भाई
लिमिट कभी क्रॉस मत करो, लिमिट क्रॉस किया तो दिक्कत। ओके, तो यहाँ राइट टू रिलीजन में भी ऐसा ही है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मॉरालिटी, हेल्थ और सोसाइटी। बेटा इसमें अगर किसी की हेल्थ को खतरा है आपके रिलीजन से, या मे बी पॉसिबल मॉरालिटी के ग्राउंड्स पे अच्छी चीज नहीं कर रहे हो आप धर्म के नाम पे, तो नहीं चलने वाली ये सारी चीजें। ओके, तो आपको अपना धर्म एंजॉय करना है, आपका राइट टू रिलीजियन धर्म है, जो आप कोई भी धर्म रख सकते हैं, जो राइट आपको मिला है, यू कैन एंजॉय दैट राइट ऑब्वियसली मैन, बट विथ सर्टेन लिमिट्स। ओके राइट, आगे देखते हैं। द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स, प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ओके, अच्छा कोई रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स, प्रेयर्स, ओके आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है भैया। ओके, लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है भैया, इतनी चीज तो मैं बोलूंगा। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजियन ऑफ इट्स ओन। भैया स्टेट ऑफ इंडिया, उसका कोई रिलीजियन नहीं है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में इंडिया सेक्युलर कंट्री है मेरे भाई, यहां सारे धर्मों को समान गिना जाता है, तो किसी एक धर्म को ज्यादा भाव मिले ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ओके फाइन, और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजियन सेक्ट। ओके, और भैया हमारे सिद्धांत ही हमको रोकते हैं, हमारा सिद्धांत हमको रोकते हैं कि भैया भारत को कोई एक धर्म को दिया जाए ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा, until and unless you cannot do that। चलिए, the state cannot interfere in the religious matters or religious beliefs of any group। बेटा किसी भी religious group हो, वो अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और अंधश्रद्धा से लोगों को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है। अगर अंधश्रद्धा नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, तो आप कुछ भी पालन कर दो, भगवान की पूजा करो, आरती करो, कुछ भी करो मेरे भाई, अल्लाह का नाम लो, जीसस का नाम लो, ओके कुछ भी करो, लेकिन हानि नहीं होनी चाहिए, समझे। गुरुद्वारे जाओ, बढ़िया है, ओके राइट, तो आप सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन समझो समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए इससे। ओके, उल्टा फायदा होना चाहिए मैं तो बोलूंगा। ओके, द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर रिलीजियस एंड फिलांथ्रोपिक एम्स। बस बहुत अच्छा है यार, कोई भी रिलीजियस चीज हो तो फिलांथ्रोपिक होना बड़ा जरूरी। फिलांथ्रोपिक, दान, दोनों हाथ से दो सबको, उसे फिलांथ्रोपिक बोलते हैं। हाँ, गुरुद्वारे में जाओगे भैया, हाँ कितना लंगर लगाते हैं, कितने लोगों को खिलाते हैं, बताओ कितनी बड़ी अच्छी सोच है उन लोगों की कि भैया हमारे यहां कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आप अमृतसर जाओगे भैया, अमृतसर साहब जाओगे यार, तो आपको मालूम पड़ेगा कि गोल्डन टेम्पल में एक चलता है लंगर, और 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है। कितनी बढ़िया फिलोसॉफी रही होगी उनकी कि भैया वो सोचते हैं कि भैया अमृतसर में कोई बंदा भूखा नहीं सोना चाहिए। आप रात के 12 बजे भी ट्रेन से उतरोगे, सारे रेस्टोरेंट बंद है भैया, एक जगह पे जाके खाना खा सकते हो, वही मंदिर। तो ये देखने, वो है गुरुद्वारा। ओके, तो बढ़िया वाली चीज है यार, ये होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक आपके होने चाहिए। रिलीजियस का मीनिंग है दोनों हाथ से सबको बांटो, कुछ लेना नहीं है, केवल बांटना है मेरे भाई। ओके, आगे देखिए, द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स collected through the public taxes or public fund for the benefit and the development of any specific religion and sect। बेटा अगर स्टेट ने कोई भी पैसे बनाए हैं तो वो कोई रिलीजियस सेक्ट के लिए उस पैसे को नहीं यूज कर सकता। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो भैया, वो मंदिर बनवाने के लिए या मस्जिद बनवाने के लिए या चर्च या गुरुद्वारा बनवाने के लिए या और कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए गवर्नमेंट पैसे नहीं खर्च कर सकती, उनको लोगों से पैसे लेना पड़ेगा इसके लिए। और लोग खर्चे तो ठीक है भैया, गवर्नमेंट एक पैसा इन सारी चीजों के पीछे नहीं खर्च कर सकती, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन और कंपेल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। ओके, आप स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कोई रिलीजियस प्रोसेशन में जोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी भी भैया बच्चे को ऐसा बोले कि भाई कल कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो रहा है तो आपको उस प्रोसेशन में जुड़ना है ना, आप अगर उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दे तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते ऐसा बेटा। ओके, नंबर 5 पे चलते हैं मेरे भाई, 5 और 6, बस अब 10 मिनट का खेल बाकी है बेटा, तो 10 मिनट जरा समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। ओके, थोड़े आधा कप चाय जरा और पी ले मेरे भाई, लेकिन ये पढ़ ले। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अच्छा, कौन से अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है वो भी तो हमको मालूम होने चाहिए। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस, वेरियस लैंग्वेजेस
एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। अच्छा, वेरियस रिलीजियस वेरियस अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर के लोग इंडिया में बसते हैं, आप जानते हो। द पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। सही बात है यार, हमको अच्छा लगता है हमारे कल्चर में रहना। ओके, हमको हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना भी बड़ा अच्छा लगता है, ये भी बहुत सही बात है। ओके, any education institute which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason। अच्छा, जो भी गवर्नमेंट स्कूलें जो रहती है, जो गवर्नमेंट के ग्रांट पे चलती है, प्राइवेट स्कूलें नहीं भैया, गवर्नमेंट के ग्रांट पे अगर कोई स्कूल या कॉलेज चलती है तो कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजियन के नाम पे किसी को एडमिशन नहीं ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा स्कूल हो या कॉलेज हो, मैरिट से सब कुछ चलता है, तो मैरिट पे आप अपना एडमिशन ले सकते हो मेरे भाई। ओके, इन एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, कास्ट और लैंग्वेज दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123/3। ओके, यानी 123/3 उसके तहत आप पे कार्रवाई होगी अगर ये काम अगर आप करते हो तो। ओके, यानी आप किसी को भैया, आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज गवर्नमेंट ग्रांट लेती है और भैया आप किसी को कास्ट, क्रीड के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हो मेरे भाई, तो बेटा समझ लो कि 123/3 के तहत आप पे केस हो सकता है। Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage of the educational institute based on cultural और linguistic minority। Okay, culture और linguistic minority को ऐसी छूट दी गई है। माइनॉरिटी समझ रहे हो ना, जिनकी संख्या अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं भैया, जो अपने से संख्या में कम है, ऐसे लोगों को अपनी स्कूल एस्टैब्लिश करने का भी एक प्रावधान जरूर से किया गया है। आप अपनी स्कूल चला सकते हो या आप अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हो जहां आपके ही रिलीजियस के बच्चे आए, ऐसा कोई ना कोई प्रावधान हो सकता है। लेकिन हाँ, कोई अदर रिलीजन का बच्चा भी वहां पढ़ना चाहता है तो आप ना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप from the state fund to any of the linguistic or religious minority institution। okay, right, देखने वाली चीज क्या है कि गवर्नमेंट अपनी ग्रांट में से ऐसी चीजों के लिए फंड या ऐसे इंस्टीट्यूट को ग्रांट नहीं दे सकती, उसके लिए कुछ अलग प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अगर गवर्नमेंट ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी की स्कूल, कॉलेजेस वगैरह को ग्रांट अगर देना चाहे तो। ओके, बड़ी बड़ी बातें हो रही है बेटा, और तू बड़ा छोटा है। सच में मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें क्यों डाली है वीक्स में, बच्चे नहीं समझ पाएंगे ये सारी चीजें। माइनॉरिटी स्कूल आपने कभी देखी ही नहीं है मेरे भाई, आप माइनॉरिटी की कॉलेज आपने कभी देखी ही नहीं है। शायद पप्पा देख रहे हो, मम्मी देख रही हो, तो समझाना उनको, शायद आपको भी कम मालूम पड़ेगा, राइट, लेकिन होती है यार। ओके, राइट, तो देखने वाली चीज की इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारी एसएस में दे देते हैं बेटा कि बच्चे कंफ्यूज और कंटाल जाते हैं। लेकिन करे तो करे क्या बेटा, बता। ओके, कई बार मैं भी कंटाल जाता हूं, लेकिन जान दो, if the state desires to take over or confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving proper returns। सही बात है, अगर हमको माइनॉरिटी की कोई जगह चाहिए तो हमको उनको रिटर्न देना पड़ेगा। तो एक नेचुरल सी चीज है यार, रोड कहीं पे बन रहा है, कोई माइनॉरिटी की स्कूल है या कुछ भी है, वो अगर तोड़ना पड़े रोड बड़ा करने के लिए तो आपको रिटर्न तो देने पड़ेंगे ना मेरे भाई, सीधी सी चीज है, ये लिखने वाली चीज थोड़ी है। इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया एजुकेशन में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसको आप बिल्कुल से अलग नहीं कर सकते हो। अब सबसे आईएमपी चीज पे चलते हैं मेरे भाई, तू थक चुका होगा मैं जानता हूं, लेकिन ये सबसे आईएमपी है, थकना मना है मेरे भाई, थकना मना है। वैसे भी स्कूल कहां गया था तू, तो बिल्कुल थकना मना है मेरे भाई। चलो देखते हैं। नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, if these are not implemented well then there remains no meaning of such freedom or right। बहुत बढ़िया चीज। आप चाहे कितने भी नियम बनाओ, जितने भी कानून बना लो, लेकिन अगर उस नियम और कानून को आप इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हो तो क्या करोगे ऐसे कानून का। सही बात है ना। तो इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सोच के गए, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। Therefore, a provision has been made in the Constitution for the implementation of these rights, and under it, a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right। बेटा अगर तेरे फंडामेंटल राइट इंजॉय करने से कोई भी रोक रहा है मेरे भाई, तो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तुमको फटाक से आंसरेबल है। बताओ, इतना पावर
बाबा साहेब ने आपके हाथ में दिया है, बताओ, राइट? ओके, ही वाज सच अ ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ ऑल टाइम, समझे? तो इतना राइट आपको दिया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई बंदा कंट्रोल करने तक की कोशिश करे, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आपकी फेवर में ही देगा। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए हैं तो उसका वर्डिक्ट आपकी फेवर में होगा। देखते हैं, दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मोस्ट आईएमपी, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं अपनी एग्जाम में बार बार पूछूंगा, तुम्हारी एग्जाम में बार बार आएगा ये। ओके, द सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड्स नेसेसरी देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन और डिक्री। ओके भैया, देखने वाली चीज क्या है? ओके, कोर्ट कुछ भी कर सकती है। अगर उनको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शन देगी, वो ऑर्डर देगी, वो डिक्री भी कर सकती है। डिक्री का मीनिंग होता है एक वर्डिक्ट पास कर सकती है, बोलते हैं ना, रिटर्न नोटिस आपको दे सकती है सामने वाले को जिसने आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया हो। बताओ आप दोस्त, इतनी खतरनाक वाली चीज है मेरे भाई ये। ओके, समझे? और ये राइट अपने को कहां मिले हैं भैया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मिले हैं भैया। अपन कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का उल्लंघन नहीं करवा सकता। चलिए, ये लास्ट वन है अपना अपना ये लास्ट वाला पेज है, तो देख लेते हैं बेटा एक बार, चलो देख लेते हैं। ओके, द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट माने कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? एपेक्स कोर्ट है। ओके, द एपेक्स कोर्ट vested with the powers given by the constitution. Nobody can oppose it. If any person puts a complaint against any state of the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its right. भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। अगर किसी राज्य ने कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है आपके, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भैया उसका वर्डिक्ट सुनाएगी, आपको भैया डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेगी। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रोटेक्ट करना शुरू किया कोई बंदा आपको हिला नहीं सकता वहां से। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, भैया फटाफट से इसे अंडरलाइन करो, बड़ा आईएमपी वाली चीज आई। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हैज कंसिडर्ड दिस राइट एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर क्या बोलते थे? वो बोलते थे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट? क्या आप फटाक से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो? बताओ। ओके, वैसे सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाना हो तो भैया जूते घिस जाते हैं, एवे केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन किया है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बताओ। ओके, कितनी बड़ी चीज है। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट if the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. Okay, भैया स्टेट ने ऐसा कोई कायदा बनाया है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो मेरे भाई इतना समझ लो। ओके, इतना समझ लो आप लोग कि ना 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 सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है स्टेट को ऐसे बिहेव करने से। तो भैया ये 6 राइट्स हमको मिले हैं। बस आज के लेक्चर में बेटा इतना ही लेना है मेरे भाई। आ जाओ क्लास पे, ओके, 1-2 दिन में। उसके बाद हम हमारी ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हम लोग सीख लेंगे बेटा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हियर डीएम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।